नमस्कार, मैं संजय सप्तर्षि, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी कॉलेज, राजनांदगांव। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है यूएस फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की विदेश नीति। यह दुर्ग विश्वविद्यालय के अंतर्गत एमए 4 सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। इस चर्चा के दौरान हम ये देखेंगे कि अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य क्या क्या हैं, अमेरिका विभिन्न राष्ट्रपतियों के काल में अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं क्या क्या हैं, तथा समग्र रूप से अमेरिका की विदेश नीति की आधुनिक प्रवृत्तियां या मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका की विदेश नीति। अमेरिका की स्थापना, अमेरिका की स्वतंत्रता 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ है और अमेरिका ने अपने शुरुआती दौर में पृथकतावाद की नीति का अनुसरण किया है। पहले तो हम अब ये देखेंगे कि अमेरिका की विदेश नीति के लक्ष्य कौन कौन से हैं। अमेरिका की विदेश नीति का पहला लक्ष्य सभी देशों की विदेश नीतियों की तरह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, अमूमन हर देश का, प्रत्येक देश की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य ये होता है कि वह प्रथमतः अपने देश की सुरक्षा को बनाए रखे, अपने देश की किसी भी देश के साथ ऐसे संबंध स्थापित न करे जिससे कि उस देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो सके। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण जो प्राइमरी गोल होता है वह अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना होता है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करके किसी भी देश के विदेश नीति को नहीं बना सकते या किसी भी देश के साथ कोई भी ऐसा संबंध नहीं कर सकते जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को आघात पहुंचाए। दूसरा, वैश्विक शांति को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण को सुरक्षित रखना। अमेरिकी विदेश नीति का दूसरा लक्ष्य, सबसे महत्वपूर्ण दूसरा लक्ष्य ये है कि विश्व की शांति को अमेरिका बनाए रखना चाहता है और वैश्विक पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहता है। अमेरिका अपने इस उद्देश्य की पूर्ति विदेश नीति के माध्यम से करता है। वह अपने संबंधों का संचालन इस तरीके से करता है जिससे कि विश्व शांति को खतरा उत्पन्न न हो सके, साथ ही साथ वैश्विक पर्यावरण हमेशा के लिए सुरक्षित बना रह सके। तीसरा, राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन को बनाए रखा। अमेरिका की विदेश नीति का तृतीय महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वह राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन को स्थापित करे। शक्ति संतुलन का तात्पर्य है बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखे। कभी भी कुछ ऐसे संबंध स्थापित न हो जिससे कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और किसी दूसरे राष्ट्र की शक्ति बहुत कम हो जाए, जिससे कि युद्ध का भय बना रहे। इसलिए युद्ध को रोकने के लिए वह शक्ति संतुलन को बनाए रखना चाहता है। इसके उदाहरण के तौर पर एशिया में, यूरोप में कई जगह अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करना। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अमेरिका ने अपने विदेश नीति के माध्यम से सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम किया है। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर आतंकवाद की समस्या। आतंकवाद की समस्या विश्व के कई देश इसकी मार झेल रहे हैं, जिसमें भारत भी है, अमेरिका भी है, अन्य देश भी हैं। तो इन देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सुरक्षा, धारणीय सुरक्षा के लिए समझौते किए हैं। साथ ही साथ निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास भी अमेरिका की विदेश नीति के इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मानवाधिकारों की रक्षा करना। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, हम सभी जानते हैं। तो अमेरिका ने लोकतंत्र अपनी विदेश नीति के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मानव अधिकारों की रक्षा की है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए उसने कई देशों में बलात् हस्तक्षेप भी किए हैं। उन देशों में जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी वहां अमेरिका ने हस्तक्षेप के द्वारा लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की है। साथ ही साथ मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए अथक प्रयास भी किए हैं।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा ही के प्रयासों से ही मानव अधिकारों के संबंध में घोषणा पत्र जारी हुआ था तथा मानव अधिकारों से संबंधित बहुत से अभिसमय यूएन के द्वारा अमेरिकी प्रयास से ही बने हैं। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार की बढ़ोतरी में सहयोग करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन में वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करना। विदेश नीति के एक सशक्त माध्यम हम देखते हैं विदेश नीति को विदेशी व्यापार के तौर पे। आज विदेश नीति का तात्पर्य शक्ति प्राप्त करने के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो सैन्य शक्ति नहीं रह गया है उस हिसाब से जैसे कि पहले होता था। आज सबसे शक्तिशाली वही है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जिसकी मार्केट पे सबसे ज़्यादा पहुंच है, वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। इसलिए विदेश व्यापार को बढ़ोतरी अमेरिका ने अपने विदेश नीति के माध्यम से दी है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, जिसको हम विश्व व्यापार संगठन WTO कहते हैं, में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है तथा अपने विदेश नीति के माध्यम से उसने अपने विदेश के व्यापार को बढ़ावा दिया है। ये तो हो गए अमेरिका के विदेश नीति के लक्ष्य। अब हम देखेंगे कि विभिन्न राष्ट्रपतियों के समय अमेरिका की विदेश नीति क्या है। उसके पहले हम ये भी देखेंगे कि अमेरिका की विदेश नीति की शुरुआत कैसे हुई थी। विदेश नीति को समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ा हमको अमेरिकी इतिहास को देखना पड़ेगा। अमेरिका की विदेश नीति को संचालित करने के लिए या सूत्रपात करने के लिए 3 प्रमुख लोगों का योगदान रहा है, जिसमें 1801 में अमेरिका के राष्ट्रपति जेफरसन ने ये कहा था कि शांतिपूर्ण व्यापार सबके साथ, परंतु झंझट पैदा करने वाली संधियां किसी के साथ नहीं। ऐसा उन्होंने यूरोप को केंद्र में रखकर कहा था। उनके अनुसार अमेरिका को यूरोप से व्यापार तो करना चाहिए, परंतु यूरोप की शक्ति राजनीति से पृथक रहना चाहिए। दूसरा सिद्धांत मुनरो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो 2 दिसंबर 1823 को अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मुनरो के द्वारा अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष भाषण देते हुए दिया गया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने जेफरसन की विदेश नीति की परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने यूरोपीय शक्तियों को अमेरिका से अलग रखने की बात कही थी। इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त राज्य यूरोप के देशों की आपसी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बदले में वह अमेरिका में किसी भी यूरोपीय देश का साम्राज्य विस्तार बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए एक नारा निकल के सामने आया था, अमेरिका अमेरिकियों के लिए, अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, यह नारा उस समय था। उसके बाद तीसरा सिद्धांत के निर्माता अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन हे थे, जिन्होंने ओपन डोर, मुक्त द्वार के नाम से अपनी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत सुदूर पूर्व से संबंधित था और इसका अभिप्राय यह था कि सुदूर पूर्व में यूरोप तथा अमेरिका के लोगों को व्यापार की समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, परंतु उनमें से किसी को भी वहां की शक्ति राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त सिद्धांतों को अगर हम मिला दें तो एक नीति बनती है, एक नया सिद्धांत बनता है, जिसे हम पृथकतावाद का सिद्धांत कहते हैं या अलगाववाद का सिद्धांत कहते हैं। अमेरिका ने उस समय अलगाववाद की नीति का पालन किया, परंतु वास्तव में अमेरिका की विदेश नीति केवल ऊपरी तौर से अलगाववाद पर आधारित थी। उसका वास्तविक आधार कुछ इससे अलग था। जैसा कि शुमा ने कहा है, अमेरिका की विदेश नीति की कुंजी उतनी ही साधारण है जितनी कि प्रारंभिक शताब्दियों में ब्रिटेन की विदेश नीति की कुंजी थी। किसी भी एक शक्ति या शक्तियों के गुट को यूरोप तथा एशिया पर निर्विवाद नियंत्रण प्राप्त न करने देना, क्योंकि ऐसी अवस्था में अमेरिका का मूलभूत हित अर्थात एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में राजनीतिक जीवन के अस्तित्व के प्रति खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अमेरिका ने तभी तक अलगाववाद पर की नीति का अनुसरण किया जब तक यूरोप में आवश्यक शक्ति संतुलन बना रहा, परंतु जब यह शक्ति संतुलन टूटने लगा तब अमेरिका ने
अपनी पृथकतावाद की नीति का परित्याग किया। शुमा ने कहा है कि पृथकतावाद की नीति विश्व शक्तियों के संतुलन की छाया मात्र ही थी, अर्थात अमेरिका ने अपनी अलगाववाद की नीति का पालन तभी किया जब तक शक्ति संतुलन बना रहा। जब कभी शक्ति संतुलन असंतुलित रहा, अमेरिका ने अलगाववाद की नीति को छोड़कर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया। यूरोप की महाशक्तियां प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपसी संघर्ष, तनाव, भय, असुरक्षा के वातावरण के कारण कमजोर बन गई थी। जर्मनी, इटली, रूस की विचारधाराओं का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। इसी के साथ साथ आर्थिक मंदी में अमेरिका पूरा लाभ उठाने में सफल रहा। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ना नहीं चाहता था। फ्रांस और जर्मनी में परंपरागत शत्रुता थी। सोवियत संघ और ब्रिटेन भी इसी तरह का वातावरण था। इसलिए अमेरिका ने स्वतः प्रेरित होकर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, इटली, जापान, सोवियत संघ आदि शक्तियां कम हुई। अमेरिका इसमें विश्व विजेता बना। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराकर विश्व शक्ति के रूप में अपने को प्रस्तुत किया। इस युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा था, हम युद्ध में अकेले नहीं हैं, इसलिए अकेले मरना नहीं चाहते। हमें शांति काल में मिलकर रहना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के बाद अमेरिका की विदेश नीति निम्न बिंदुओं से प्रभावित हुई। वास्तव में अमेरिका की विदेश नीति की सफल शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही होती है। जापान द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद अमेरिका की विदेश नीति उस दौरान कई तरह से प्रभावित हुई थी। पहला, सोवियत संघ के साम्यवादी प्रभाव से प्रभावित थी। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश से अमेरिका की विदेश नीति प्रभावित थी। तीसरा, पूर्वी यूरोप के देशों से अमेरिका की विदेश नीति प्रभावित थी। द्वितीय विश्व युद्ध कालीन शिखर सम्मेलनों से अमेरिका की विदेश नीति प्रभावित थी। ये वही दौर था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब आगे विश्व व्यवस्था क्या होगी उसके बारे में शिखर सम्मेलन था। जापान से प्रभावित थी। शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, उसके वातावरण से अमेरिका की विदेश नीति प्रभावित थी। 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के आचरण से अमेरिका की विदेश नीति प्रभावित थी। नाजीवाद, फांसीवाद विचारधाराओं से अमेरिका की विदेश नीति प्रभावित थी। तो 1950 तक की अमेरिका की विदेश नीति अणु शक्ति के विकास करने की रही है। अमेरिका को यह एहसास था कि सोवियत संघ एक दिन परमाणु परीक्षण करेगा और अमेरिका ने सैन्य संगठन के निर्माण के अधिक दायित्व का निर्वाह किया। 1949 में सोवियत संघ के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया और वह आणविक संपन्न हुआ। जून 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया। इस घटना से भी अमेरिका की विदेश नीति प्रभावित रही। पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को आर्थिक सहायता में इसी दौरान अमेरिका ने वृद्धि की है। इस कार्यकाल में यूएनओ की सुरक्षा परिषद के माध्यम से नियंत्रणवादी विदेश नीति का समर्थन अमेरिका ने किया था। अब हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका के जितने राष्ट्रपति हुए उनके समय में विदेश नीति किस प्रकार रही उनका विश्लेषण करेंगे। पहला, हम देखते हैं कि इस दौरान सबसे पहले विदेश नीति के जो निर्माता रहे हैं, जो हम कहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की विदेश नीति की शुरुआत में सबसे पहले आए आपके ट्रूमैन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन से अमेरिका की विदेश नीति की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। 1944 से 52 तक का काल अमेरिका के इतिहास में ट्रूमैन युग कहलाता है। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिका की विदेश नीति की जो आधारशिला रखी वह आज भी प्रासंगिक है। विश्व राजनीति में अमेरिका की शक्ति और प्रतिष्ठा को कायम करने की दिशा में उन्होंने ठोस कदम उठाए। साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने का जो निश्चय राष्ट्रपति ट्रूमैन ने किया था, जो प्रयास किया था, वही प्रयत्न भावी राष्ट्रपतियों ने किया और उन्होंने साम्यवाद के प्रसार पर अंकुश रखने की दिशा में सतत रूप से कदम उठाए। ट्रूमैन काल में अमेरिका यह मानकर चला कि पूर्व सोवियत संघ की
ही उसका एकमात्र मुख्य प्रतिद्वंदी है। और अमेरिकी नीति का इतिहास भी यही दर्शाता है कि अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य रूप से पूर्व सोवियत संघ को ही प्रमुख लक्ष्य मानकर संचालित होती रही है। प्रारंभ में अमेरिका ने यह सोचा कि मित्र राष्ट्रों का युद्धकालीन सहयोग शांति काल में भी बना रहेगा। अतः राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सहयोग और अनुकूलता की नीति का अनुसरण किया। जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न, पोलैंड में पूर्व सोवियत संघ द्वारा याल्टा सम्मेलन में किए गए वचनों के उल्लंघन की अमेरिकी शिकायत, इटली, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया तथा फिनलैंड के साथ शांति संधियों के प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र तथा उसमें भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा वीटो के प्रयोग के प्रश्न तथा ईरान, तुर्की और यूनान में महत्वाकांक्षाओं के प्रश्न के कारण पूर्व सोवियत संघ तथा अमेरिकी गुटों में शीत युद्ध आरंभ हो गया था। पूर्वी सोवियत संघ की नीतियों से बाध्य होकर अमेरिका के विदेश नीति निर्माताओं ने सहयोग और अनुकूलता की नीति का परित्याग कर दिया। अब अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को अविलंब अवरुद्ध करने के लिए प्रसार विरोध नीति 1946 to 50 को अपनाया। मध्य पूर्व यूनान, तुर्की, ईरान आदि देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए ट्रूमैन ने आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई, जिसे कि ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के फलस्वरूप अमेरिकी विदेश नीति में मौलिक परिवर्तन करते हुए उसे विकास की एक नई दिशा दी गई। इस सिद्धांत ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अब पृथकतावादी नीति का परित्याग कर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति सक्रिय हो गया है। 1947 में पेरिस में 16 यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में यूरोपीय आर्थिक सहयोग समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने अमेरिका को एक प्रतिवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका यदि 13 अरब डॉलर की राशि खर्चा करने को तैयार हो जाए तो 1951 तक आत्मनिर्भर यूरोपीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। यही प्रतिवेदन मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस योजना को प्रसार विरोध की नीति के दूसरे चरण के रूप में देखते हैं। इसे अधिकृत रूप से यूरोपीय राहत कार्यक्रम, यूरोपियन रिलीफ प्रोग्राम कहते हैं, या यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम भी कहा जाता है। मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने 1947 में कोमिनफॉर्म की स्थापना की थी। ट्रूमैन के सिद्धांत की कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। चीन में साम्यवाद की विजय से अमेरिका को यह आशंका हो गई कि विश्व के अल्प विकसित देशों में साम्यवाद सफल हो सकता है। इस आशंका को निर्मूल बनाने के लिए, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए 20 जनवरी 1949 में ट्रूमैन ने 4 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र को पूर्ण समर्थन, विश्व के आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रम को जारी रखना, आक्रमण के विरुद्ध स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों को सुदृढ़ बनाना एवं अल्प विकसित देशों के उत्थान के लिए प्राविधिक सहायता। 1950 में अमेरिकी कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिनियम द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। इसके बाद अमेरिका ने प्रसार निरोध की रणनीति, द स्ट्रेटेजी ऑफ कंटेनमेंट, अपनाई। इसके तहत राजनीतिक तथा आर्थिक स्तर पर ही नहीं, सैनिक स्तर पर भी अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार का विरोध करना शुरू कर दिया। उसने दूसरे देशों के साथ सैनिक संधियां और पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम का सहारा लिया। इसी नीति के तहत उसने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की, जो अमेरिका की विदेश नीति का एक नवीन प्रयोग था। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका, कनाडा, इटली, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और पुर्तगाल के बीच यह प्रथम सैनिक संधि संपन्न हो गई। नाटो का प्रयोग विदेश नीति में सर्वथा नया परिवर्तन था। साम्यवाद का संकट जो बढ़ता गया, अमेरिका सैनिक संधियों और प्रतिरक्षा संगठनों की ओर उन्मुक्त होता गया। 1950 में उत्तरी कोरिया संकट पर यूएन ने हस्तक्षेप किया। यूएन के अंतर्गत अमेरिकी सेनाओं ने ही कोरिया का युद्ध लड़ा। इस घटनाक्रम ने अमेरिका के विदेश नीति में सैनिक शक्ति के महत्व को और बढ़ा दिया। कोरिया युद्ध जून 1950 से जुलाई 1953 तक चला। यह अवधि शीत युद्ध के स्थान पर खुले संघर्ष या सक्रिय युद्ध की थी।
इसे अमेरिकी विदेश नीति में खुले संघर्ष का काल की संज्ञा दी जाती है। इस अवधि में अवरोध की नीति राजनीतिक और आर्थिक पक्ष की अपेक्षा सैनिक पक्ष को महत्व देते हुए 30 अगस्त 1951 को अमेरिका ने फिलीपींस के साथ प्रतिरक्षा तथा 1 सितंबर 1951 को ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के साथ एंजस समझौता किया। इसी तरह 8 सितंबर को 1951 को जापान के साथ एक प्रतिरक्षा संधि की। ट्रूमैन के बाद आइजनहवर अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए। 1953 से 61 तक इनका कार्यकाल रहा। कुछ सामयिक परिवर्तनों को छोड़कर उनके काल के विदेश नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। फिर आइजनहवर के बाद कैनेडी आए। कैनेडी 1960 से 63 तक अमेरिका के विदेश नीति रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उनके समय में विदेश नीति को अनेक नए आयाम मिले। समझौतों और वार्ताओं द्वारा पूर्व और पश्चिम के मतभेदों को कम किया गया। साथ ही साम्यवादी खतरे के विरुद्ध साहस और दृढ़ता की नीति अपनाई गई। विश्व में साम्यवाद के अतिरिक्त गरीबी और अधिनायकवादी या तानाशाही प्रवृत्तियां भी शत्रु हैं, इसे भी माना गया। विश्व की परेशानियों का कारण केवल साम्यवाद ही नहीं है, अतः अमेरिका को साम्यवाद का मुकाबला करने के साथ ही साथ विश्व के आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को भी ध्यान देना चाहिए। विश्व में डॉलर का मूल्य सुरक्षित रखा जाए तथा इसकी साख में कमी न होने दी जाए। ऐसे प्रयत्न किए जाए कि महाशक्तियां एक दूसरे के निकट आएं तथा परस्पर समझने के लिए आदान प्रदान को अपनाएं, जिससे दोनों गुटों के बीच विचारों के आदान प्रदान के द्वारा संदेहों को मिटाया जा सके। साम्यवाद को सीमित करने के लिए पूरे विश्व को, यहाँ तक कि लौह दीवार के अंदर के प्रदेशों को भी राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र बनाया जाए। यथा साध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को अपनाया जाए। कैनेडी का रुख अपने पूर्ववर्ती अमेरिकी राष्ट्रीयों की तुलना में भारत के प्रति अधिक उदार रहा है। इसके बाद जॉनसन आए। जॉनसन का युग 1964 से 68 था। 21 नवंबर 63 को अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी के तत्कालीन उपराष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और 1964 के निर्वाचन में विजय प्राप्त कर पुनः राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। वे एक ओर तो शीत युद्ध के विस्तार को रोकने का नाटक करते रहे और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उग्र और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाते रहे। वे वियतनाम में अमेरिकी बमबारी के बारे में आलोचनाओं को सहन न कर सके और इसकी प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी थी। 1965 में उन्होंने भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान का सहारा किया था, पाकिस्तान को सहायता दी थी। 1967 में विद्रोही नागा नेता फिजो को अमेरिका में शरण दी थी। 1968 में भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता घटा दी थी। अमेरिका के भारत विरोधी रवैये से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतनी क्षुब्ध हो गई थी कि अक्टूबर 1968 में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में न्यूयॉर्क गई तथा वॉशिंगटन में बिना जॉनसन से मिले वापस आ गई। निक्सन का युग 1969 से 74। 20 जनवरी 1969 को रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उनका कार्यकाल विदेश नीति के इतिहास में क्रांतिकारी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने साम्यवादी जगत के प्रति अमेरिका की नीति को नई दिशा प्रदान करते हुए अनेक दृष्टियों से अंतर्राष्ट्रीय जगत में विदेश नीति को मुखर बनाया। उनके प्रयत्नों से सुदीर्घ काल से चला आ रहा वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ। पूर्व सोवियत संघ के साथ निशस्त्रीकरण की वार्ताओं में प्रगति हुई। पूंजीवादी और साम्यवादी जगत में सह अस्तित्व की संभावनाओं को सबसे अधिक बल निक्सन के कार्यकाल में ही मिला। उनका रुख भारत विरोधी रहा तथा उनके समय में दोनों देशों के बीच संबंध जितने कटु रहे उतने पहले कभी नहीं थे। उन्होंने न केवल भारत की आर्थिक सहायता ही रोकी बल्कि सैन्य सामग्री देना भी बंद कर दिया। फोर्ड युग 1974 से 76 तक। वाटरगेट जासूसी कांड में लिप्तता के कारण निक्सन को राष्ट्रपति का पद बीच में ही छोड़ना पड़ा। फलतः 9 अगस्त 74 को उपराष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अमेरिका की विदेश नीति का यह एक
बहुत बड़ा बदलाव था। उन्होंने विश्व के राष्ट्रीय आंदोलनों और मुक्ति संघर्षों को कभी भी खुल के समर्थन नहीं किया। अमेरिका, रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद समर्थक सरकारों का पक्ष लेते रहे। 30 अक्टूबर 1974 को दक्षिणी अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र को से निष्कासित करने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो का प्रयोग किया। सामान्यतः फोर्ड युग में भी निक्सन की नीतियों का ही अनुसरण किया। जिमी कार्टर युग 77 से 80। 20 जनवरी 77 को डेमोक्रेटिक पार्टी के जिमी कार्टर ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। काफी समय बाद डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रत्याशी राष्ट्रपति के पद पर सत्तारूढ़ हुआ। उन्होंने अफ्रीकी देशों को विश्वास दिलाया कि अफ्रीका की समस्याओं का समाधान अफ्रीकियों को खुद करना पड़ेगा, अमेरिका केवल सहायता देगा। उन्होंने इटली की जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधार का आश्वासन दिया और नाटो के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। पश्चिमी जर्मनी के नेताओं से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापारिक समझौते पर वार्ता। ब्राजील को परमाणु की जानकारी देने के बारे में विचार। 1977 से 80 के अमेरिका ने मिस्र के राष्ट्रपति के माध्यम से अरब इजराइल संघर्ष को कम करने की कोशिश की। अमेरिका और क्यूबा में पहले से ही चली आ रही विवादास्पद स्थिति को 79 के मध्य क्यूबा में पूर्व सोवियत संघ के सैनिकों की उपस्थिति को लेकर विस्फोटक बन गई थी। कार्टर ने वियतनाम के प्रति व्यवहारिक तथा सूझबूझ की नीति अपनाई। 1977 में वियतनाम को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने में सहायता प्रदान की। 78 में अपनी भारत यात्रा के दौरान कार्टर ने घोषणा की कि उन्होंने तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र के लिए श्रेष्ठ यूरेनियम की एक और खेप भेजने का अधिकार दे दिया है। इनकी जो विदेश नीति थी वो भारत के प्रति उदार थी। रोनाल्ड रीगन का युग 1981 से 88। रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही रीगन ने अमेरिका के मित्रों को आश्वासन दिया कि हम अपनी मित्रता अपनी सार्वभौमिकता पर नहीं थोपेंगे। हमारी अपनी सार्वभौमिकता बिक्री के लिए नहीं है। रीगन ने अमेरिका के प्रतिद्वंदियों से कहा, शांति स्थापना के लिए वह बातचीत कर सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण कभी नहीं करेंगे। यह एक आक्रामक नीति थी। रीगन ने पूर्व सोवियत संघ के प्रति आरंभ से ही कठोर रवैये का परिचय दिया था। 1981 में रीगन ने कहा कि सोवियत संघ को अपने प्रभाव और हस्तक्षेप के दायरे में अंकुश लगाना चाहिए। 1982 में रीगन ने पूर्व सोवियत संघ के विरुद्ध चीन से एकता की अपील की। दोनों महाशक्तियों में तनाव बढ़ गया, जिसकी चरम परिणति उस समय देखने को मिली जब पूर्व सोवियत संघ ने अपने सीमा क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई यात्री विमान को गिरा दिया। 11 मार्च 1985 को सोवियत राष्ट्रपति कास्तातिन चेरेननको का देहांत हो गया और गोर्बाचोव की कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव नियुक्त हुए। उन्होंने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के लिए निशस्त्रीकरण के प्रश्न को प्राथमिक महत्व दिया। उन्होंने वॉशिंगटन में रीगन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार यह तय हुआ कि दोनों महाशक्तियां यूरोपीय महाद्वीप से मध्यम तथा अल्प दूरी के प्रक्षेपास्त्र हटा लेंगी और उनको नष्ट किया जाएगा। संधि के अनुसार अमेरिका को 180 प्रक्षेपास्त्रों और पूर्व सोवियत संघ को सैकड़ों प्रक्षेपास्त्र हटाने थे। अगला शिखर सम्मेलन 88 में मॉस्को में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के बारे में गोर्बाचोव ने कहा कि यह परमाणु निशस्त्रीकरण की शुरुआत है। इस सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति की गई कि घातक हथियारों के दोनों पक्ष कटौती करेंगे। रीगन के प्रशासन का रवैया भारत विरोधी रहा था। राष्ट्रपति रीगन ने दो टूक में यह बात कही थी कि कम्युनिस्टों को लैटिन अमेरिका में अपनी गतिविधियों को सीमित करने के लिए रेखा खींचनी है, लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। बाद में वहाँ लोकतांत्रिक जॉर्ज बुश का युग 89 से 92। 20 जनवरी 89 को जॉर्ज बुश ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने विदेश नीति का निर्धारण तथा संचालन पूरे अनुभव और आत्मविश्वास के आधार पर किया।
रीगन ने भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ जिस शिखर राजनीति की शुरुआत की थी, बुश ने उसे भी जारी रखा। बुश ने महसूस किया यदि अमेरिका ने गोर्बाचोव के ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रिका कार्यक्रमों को भरपूर समर्थन नहीं दिया तो पूर्व सोवियत संघ के नियंत्रण वाले पूर्वी यूरोपीय देशों की स्वतंत्रता खटाई में पड़ सकती है। जॉर्ज बुश ने राष्ट्रपति गोर्बाचोव को जर्मनी के एकीकरण के लिए तैयार करने में सफलता प्राप्त की। दोनों देशों ने परमाणु हथियारों में कटौती की घोषणा कर शीत युद्ध को कम करने की कोशिश की। जॉर्ज बुश के नेतृत्व में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति को समाप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया। खाड़ी देशों में ईरान तथा अमेरिका के संबंध लंबे समय तक खराब थे। इनको उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया। अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी राष्ट्र कुवैत पर आक्रमण करके उसको अपने देश में विलय कर लिया था। अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने इराक को कुवैत छोड़ने के लिए बाध्य किया, कुवैत को पुनः स्वतंत्र देश के रूप में प्रतिस्थापित किया। जॉर्ज बुश के नेतृत्व में अमेरिका ने अपनी मध्य पूर्व संबंधी नीति में परिवर्तन करते हुए यह मान लिया कि फिलिस्तीन समस्या का समाधान किए बिना इस क्षेत्र की स्थायी शांति संभव नहीं हो सकती। 1991 में मैड्रिड सम्मेलन तथा 92 में वॉशिंगटन वार्ता के जरिए अमेरिका ने मध्य पूर्व सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व में द्विध्रुवीय राजनीति का अवसान हुआ तथा अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। यह जॉर्ज बुश की रणनीति की बहुत बड़ी सफलता थी। जॉर्ज बुश ने कहा था कि शीत युद्ध समाप्त हो गया है और हम इस युद्ध में विजयी रहे हैं। जॉर्ज बुश के नेतृत्व में अमेरिका की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। सारे विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। बिल क्लिंटन का युग 1993 से 2001। डेमोक्रेटिक पार्टी के क्लिंटन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 1993 में शपथ ली। क्लिंटन ने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों द्वारा प्रतिपादित विदेश नीति के अनुरूप ही आचरण करते रहे तथा विदेश नीति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया। क्लिंटन ने रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन की नीतियों और कार्यशैली का समर्थन किया। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण, पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद का पतन, पूर्व सोवियत संघ का विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति, पूर्वी यूरोप के देशों के लोकतंत्रवादी प्रवृत्ति का अभ्युदय, यूगोस्लाविया का विघटन, वार्सा संधि संगठन की समाप्ति, चेकोस्लोवाकिया का चेक तथा यूगोस्लाविया गणराज्य के रूप में विभाजन, यूगोस्लाविया से अलग हुए गणराज्यों के अशांत क्षेत्र में बने रहना, संगठन के अस्तित्व के बावजूद उसकी परिवर्तित भूमिका, मॉस्ट्रिच की संधि के अनुमोदन के बाद यूरोपीय एकीकरण की नवीन संभावनाओं ने यूरोपीय राजनीति की नई संभावना तथा प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। इन्हीं के समय अमेरिका यूरोप में होने वाले इन परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में अपनी विदेश नीति के आयाम निर्धारित करता रहा। अमेरिका ने यूरोपीय एकीकरण के इन सभी प्रयासों का समर्थन किया। क्लिंटन खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव और प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प रहे। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई। इस क्षेत्र में परमाणु प्रसार को रोकना, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य तनाव को कम करना, मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना और आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित करना अमेरिका की विदेश नीति के मुख्य लक्ष्य रहे। क्लिंटन ने भारत के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को प्रभावित करने की दृष्टि से उसके रूस के साथ हुए क्रायोजेनिक रॉकेट सौदे को निरस्त कराया। एनपीटी पर जिन राष्ट्रों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे उन राष्ट्रों पर दबाव डालकर हस्ताक्षर करवाए। इस नीति के तहत भारत, पाकिस्तान तथा उत्तरी कोरिया पर अमेरिका निरंतर इस बात पर दबाव डालता रहा कि वे इस पर हस्ताक्षर करें, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। पूर्व राष्ट्रपतियों की तरह क्लिंटन की आणविक हथियारों की होड़ को सीमित करने तथा निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगे रहे। भूतपूर्व सोवियत संघ के पतन के साथ संयुक्त राष्ट्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। सुरक्षा परिषद पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण रहा और उसने इससे मनचाहे प्रस्ताव पास करवा लिए। इराक, लीबिया तथा हैती के संदर्भ में अमेरिका ने अपने स्वार्थों के अनुरूप प्रस्ताव पारित करके इसके महत्व और गरिमा को कम किया। मानव अधिकारों की सुरक्षा क्लिंटन की विदेश नीति का महत्वपूर्ण विशेषता रही। क्लिंटन ने अपने चुनाव प्रचार के समय बार बार इस बात को इंगित किया कि वे लोकतंत्र तथा मानवाधिकार के संरक्षण की दिशा में प्रयत्नशील रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मानवाधिकारों का हनन करने वाले
देशों को अलग अलग करने का प्रयास करेंगे। क्लिंटन के नेतृत्व में अमेरिकी विदेश नीति का लक्ष्य सभी स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का विरोध करना रहा है। 20 जनवरी 1997 को क्लिंटन जब अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति हुए, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी को हराया। इस पर क्लिंटन ने राजनीति को किनारा करते हुए अमेरिका के भविष्य के लिए काम करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने निशस्त्रीकरण नीति बिल क्लिंटन के काल में निशस्त्रीकरण की नीति को इतना महत्व नहीं दिया गया था। फिर जॉर्ज बुश जूनियर का युग आया, जब जनवरी 2001 से लेकर 2009 तक अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ग्लोबल वार्मिंग के नियंत्रण से संबंधित क्योटो संधि से अपने को मार्च 2001 के अंतिम सप्ताह में अलग कर लिया था। इसी दौरान आतंकवाद एक अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया था कि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और वॉशिंगटन स्थित पेंटागन के भवनों पर आतंकवादियों के द्वारा भारी हानि पहुंचाई गई थी। इस आतंकवादी हमले में 6000 से अधिक लोग मारे गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस चुनौती का कड़ा मुकाबला करने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने इसी दौरान चीन और अमेरिका के रिश्तों में तनाव उत्पन्न हुआ। पश्चिमी गोलार्ध में एक नया व्यापारिक गुट बना। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की सदस्यता से अमेरिका वंचित रहा। क्योटो प्रोटोकॉल का विरोध हुआ। तालिबानियों के विरुद्ध अमेरिका ने सैन्य कार्यवाही की। इराक पर आक्रमण किया। ईरान को चेतावनी दी। नाटो के बाहर पाकिस्तान मुख्य सैन्य सहयोगी रहा। सीरिया के विरुद्ध अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक नई नीति को बनाया। उसके बाद बराक ओबामा का शासनकाल शुरू होता है 2009 से। इस शासनकाल के दौरान बराक ओबामा की विदेश नीति में दक्षिण एशिया एक मुख्य केंद्र रखता है, मुख्य स्थान रखता है। इसलिए उन्होंने पाइवट एशिया की नीति प्रस्तुत की। पाइवट एशिया की नीति एशिया में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए थी। साथ ही उन्होंने ईरान के प्रति नरम रवैया अपनाया। एशिया के प्रति उनका नज़रिया लचीला हुआ और अफगानिस्तान पाकिस्तान के प्रति नया दृष्टिकोण उन्होंने दिया। अमेरिका रूस शिखर बैठक में परमाणु शस्त्रों की संख्या में कटौती के लिए समझौते हुए। अल कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन की हत्या इन्हीं के समय हुई। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हुआ। तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग माना गया। नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन इन्होंने किया। निशस्त्रीकरण पर बल दिया। फिर उसके बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए वो इसके बाद ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी के 4 मुख्य पिलर बताए गए हैं, जिसमें मातृभूमि, अमेरिकियों और अमेरिकन जीवन पद्धति की रक्षा करना। दूसरा, अमेरिका की समृद्धि को प्रोत्साहित करना। तीसरा, शक्ति के द्वारा शांति की स्थापना करना। चौथा, अमेरिका के वैश्विक प्रभाव को बनाए रखना। ट्रंप ने 18 दिसंबर 2017 को दिए गए अपने भाषण में कहा था कि यदि एक राष्ट्र अपनी समृद्धि की रक्षा अपने देश में नहीं कर सकता तो वह विदेश में अपने हितों की रक्षा भला कैसे कर सकता है। वह विदेश में अपने हितों की रक्षा कैसे कर सकता है। एक ऐसा राष्ट्र जो युद्ध जीतने के लिए तैयारी नहीं कर सकता तो वह युद्ध को रोकने में कैसे सक्षम हो सकता है। जिस राष्ट्र को अपने इतिहास पर गर्व नहीं है वह अपने भविष्य के प्रति कैसे सुनिश्चित हो सकता है। इस तरह ट्रंप ने अमेरिका प्रथम, अमेरिकन फर्स्ट की नीति
को अमेरिका की विदेश नीति के महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया। अब हम देखते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति की अब जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उसमें कॉमन फैक्टर क्या था जिसने अमेरिका की विदेश नीति को हम कह सकते हैं कि प्रमुख विशेषताएं रही हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, लोकतंत्र एवं मानव अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा, निशस्त्रीकरण का प्रयास करना। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों को हल करना आदि अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। नमस्कार।